किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मिशुल जीनस एबीएस की तरफ से आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पायोमेट्रा इन डेयरी काउज एंड बफेलोज। पायोमेट्रा यानी गाय या भैंसों के बच्चादानी में पस का भरना। ये किन किन कारणों की वजह से होता है और क्या क्या इसके क्लिनिकल साइंस हमें एनिमल्स में देखने को मिलते हैं और इसकी ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन हम कैसे अपने डेयरी फार्म पे कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पायोमेट्रा या बच्चेदानी में पस का भरना, ये है क्या? जब भी पशु की बच्चादानी में बहुत सारे अमाउंट की पस जो है एक्यूमुलेट होने लग जाती है, भरने लग जाती है और एनिमल जो है लंबे टाइम तक हीट में नहीं आता है। और ऐसा लगता है जब जब भी कोई डॉक्टर या वेटनेरियन उसकी रेक्टल एग्जामिनेशन करेगा तो यूट्रस जो है बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा डोई कंसिस्टेंसी की तरह होता है, आटे की तरह, और एनिमल वो हीट में भी नहीं आता है, ऐसे लगता है प्रेग्नेंट है। बट इन रियलिटी वो पस की एक्यूमुलेशन उस एनिमल में हो जाती है। अगर हम बात करें किस टाइम पे पर्टिकुलरली एनिमल्स में देखा जाता है पस का भरना यूट्रस में, तो ये अर्ली पोस्ट पार्टल पीरियड में देखा जाता है। जब भी एनिमल ने बच्चा दिया होता है, उसकी पार्चुरेशन या काविंग होती है, उसके 15 से लेके 50 दिन के बीच में ये पायोमेट्रा की फॉर्मेशन एनिमल में होती है, पस का भरना। तो किस 15 से लेके 50 दिन के इंटरवल में कभी भी ये पायोमेट्रा जो है एनिमल में हो सकता है बच्चा देने के बाद। तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, जब भी एनिमल के यूट्रस में पस भर जाएगी तो उसकी जो है नॉर्मल हीट की साइकिल खराब हो जाएगी। जिस टाइम पे उसने कंसीव करके गाभिन हो जाना था, वो हमारा टाइम लेट जाता जाता है और ये बहुत ही बीमारी जो है हमारे फार्म पे इकोनॉमिक लॉस करती है, जिससे फार्म की फर्टिलिटी भी कम होती है और फार्मर को इकोनॉमिक लॉस भी देखना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बीमारी किन कारणों की वजह से हमारे पशुओं में होती है। बेसिकली पायोमेट्रा के जो मेन कारण हैं वो हैं, जब भी एनिमल ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद कुछ अबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स एनिमल में हो गए, जैसे कि डिस्टोकिया यानी बच्चे का फंसना, रिटेन्ड प्लेसेंटा। कभी कभी हमने देखा है पशु में 12, 14, 15 घंटे तक जेर ही नहीं बाहर आता है और जेर अंदर ही रह जाता है एनिमल की काविंग के बाद। तो डिस्टोकिया, प्लेसेंटा या जेर का अंदर रहना, उसके बाद एनिमल में मेट्राइटिस सेट हो जाना, एनिमल के बच्चेदानी से रेडिश या लाल कलर का डिस्चार्ज जब आता है उसको मेट्राइटिस कहते हैं। तो ये सब रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जब भी एनिमल में होंगे तो वो एनिमल प्रोन हो जाएगा, उसको ज़्यादा चांसेस होंगे कि इन फ्यूचर आने वाले 20 से 25 दिन में उसमें पायोमेट्रा सेट हो जाए या बच्चेदानी में पस भरना स्टार्ट हो जाए। और इस केस में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि एनिमल की प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ओवरीज पे एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस ल्यूटियम। वो कॉर्पस ल्यूटियम इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाता है। तो जब वो कॉर्पस ल्यूटियम नॉर्मल साइकिल में टूटता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, तब एनिमल हीट में आता है। लेकिन इस पायोमेट्रा के केस में क्या होता है, एनिमल में नॉर्मल साइकिल नहीं शो होती है, एनिमल हीट में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ है वो लंबी हो जाती है। ओवरीज पे जो सीएल है उसकी लाइफ लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो वो बच्चेदानी की एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन नहीं होने देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जब तक सिक्रीट नहीं होगा तो वो सीएल को नहीं तोड़ेगा और एनिमल हीट में नहीं आएगा। तो इसी वजह से
पायोमेट्रा में हमें देखने को मिलता है कि एनिमल 2-2, 3-3, 4-4 महीने हीट में ही नहीं आता है। और जब हम यूट्रस को देखते हैं तो यूट्रस जो है सूजा हुआ होता है, उसमें जो है पस भर गई होती है। और उस केस में क्या होता है, एक तो अंदर एनिमल का जो सर्विक्स का मुंह है वो बंद रहता है क्योंकि एनिमल हीट में आता ही नहीं है। उसकी वजह से अंदर जो है एनारोबिक कीटाणुओं की, एनारोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाती है और पस भरती जाती है और यूट्रस धीरे 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 एक डिस्टेंडेड यूट्रस की फॉर्म ले लेता है। उसकी जो हॉर्न्स की जो डायमीटर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्लिनिकल साइंस और डायग्नोसिस, कैसे आपको पता लगेगा कि ये पायोमेट्रा का केस है, किन किन साइन से, और डायग्नोसिस हम उसकी कैसे करेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट साइन कि एनिमल जो है कोई बीमारी के साइन नहीं शो करेगा, ना उसको कोई फीवर आएगा, बट हाँ एनिमल जो है जो कि 21 दिन बाद हीट में आना चाहिए नॉर्मल साइकिल में, वो हीट मिस करेगा, एनिमल हीट में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम काविंग वाले एनिमल की बात करें तो 15 से 50 दिन के इंटरवल में बीमारी के होने के चांसेस होते हैं। तो 35 काविंग के 35 से 40 दिन के बाद पशु हीट शो करता है। लेकिन इस केस में एनिमल जो है 60, 70, 80, 90 हो सकता है 3-3, साढ़े 3-3 महीने तक हीट शो ना करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन इस पायोमेट्रा का ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा, जब भी हम कोई भी डॉक्टर इस पशु के अंदर हाथ डालेगा या पशु की रेक्टल एग्जामिनेशन करेगा तो उसमें उसका हॉर्न्स का डायमीटर एक्सटेंडेड होता है, उसमें उसको पस का भरना हॉर्न्स में फील होगा और पस बच्चेदानी के हॉर्न्स की कंसिस्टेंसी एकदम आटे की तरह हो जाती है। प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उसमें फ्लूइड होता है, लेकिन पायोमेट्रा में वो आटे की तरह कंसिस्टेंसी, उसकी गूंदे हुए आटे की तरह कंसिस्टेंसी हो जाती है। और जब हम इसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें उसमें फ्लूइड फील्ड एनीकोइक स्ट्रक्चर जो है फ्लूइड भरा हुआ हमें अल्ट्रासाउंड में दिखता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे पशु को पायोमेट्रा हो चुका है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बिल्कुल, तो इसके बहुत ही इकोनॉमिक एंड रिप्रोडक्टिव इम्पैक्ट हमारी डेयरी में देखने को मिलते हैं। पायोमेट्रा जब जब होगा तो एनिमल इनफर्टाइल हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि एनिमल जो है प्रॉपर टाइम पे हीट में नहीं आएगा। काविंग के बाद 60 दिन की एनिमल को जो है हम ड्राई वेटिंग पीरियड देते हैं, तो 60 दिन की रेस्ट जो है एनिमल को देनी चाहिए, जिसको हम डेज ओपन बोलते हैं। तो 60 दिन के बाद जो है एनिमल को हम फिर से दोबारा कंसीव करवा देते हैं, एनिमल में फिर से गाभिन होने के टीके लगवाते हैं। लेकिन पायोमेट्रा के केस में 90-90, 100-100, इवन 150-150 दिन तक एनिमल जो है हीट में ही नहीं आता है। तो जब एनिमल हीट में नहीं आएगा उसके डेज ओपन का पीरियड बढ़ जाएगा और हमें जितना ज़्यादा टाइम हम एनिमल को कंसीव करवाने मिलेंगे उतना ही वो आगे उसका आने वाले टाइम में उसकी जो है काविंग डिले हो जाएगी। उसका 1 साल में जो एक बच्चा हमें एनिमल से लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे हर्ड में इकोनॉमिक रूप से, पैसों के रूप से काफ़ी नुकसान होगा। और ऐसे अगर 3 या 4 केसेस भी हमारे फार्म पे हो जाएं तो हमें मोटा मोटा 25 से 30 हज़ार का नुकसान 3 से 4 पशुओं से इस बीमारी की वजह से सिर्फ 1 महीने में हो सकता है। 1 महीना अगर वो हीट में ना आके कंसीव ना करे तो। ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायग्नोसिस तो हमने कर ली, बट ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसकी है कि जैसे ही आपके डॉक्टर ने पायोमेट्रा को डायग्नोज कर दिया उसके बाद डबल इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास आते हैं पीजी, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इंजेक्शंस लगते हैं। जिस दिन डायग्नोसिस आपने की उसी दिन प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन लगा दीजिए और 10 दिन के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन का एक और इंजेक्शन रिपीट करिए। और प्रोस्टाग्लैंडिन के पहले इंजेक्शन के साथ अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स भी चला देंगे तो उसका देखा गया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है और एनिमल विद इन 1 मंथ जो है अगले कंसीव होने के लिए एनिमल जो है प्रिपेयर हो जाता है। तो पैरेंटल एंटीबायोटिक्स भी हम दे सकते हैं। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स में सेफ्टिफर के रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे इस केस में देखने को मिलते हैं। इंट्रायूट्राइन एंटीबायोटिक्स हमें नहीं देनी चाहिए, हमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स इसमें
साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन के देनी चाहिए। इसमें देखा गया है कि इंट्रायूट्राइन दवाई या बच्चेदानी में दवाई डालने का कोई ज़्यादा फायदा हमें नहीं होता है। या तो प्रोस्टाग्लैंडिन लगाइए और प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ पारेंटरल एंटीबायोटिक्स लगाइए, जिसको हम गर्दन में इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं। वेजाइनल डूशिंग, वजाइना में KMNO4 या पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन को बना के पाइप से हम उसकी फ्लशिंग कर सकते हैं, ताकि पीजी लगने के बाद जल्दी से जल्दी हम अंदर के सारे पस वाले कंटेंट को एनिमल की बॉडी से बाहर निकाल सकें और जल्दी से जल्दी एनिमल का बच्चादानी या यूट्रस हील हो सके। इसके अलावा अगर एनिमल में सीवियर फॉर्म ऑफ पायोमेट्रा होता है, जिसमें कि एनिमल में आपको देखे जाएगा कि सिस्टेमिक इलनेस भी होगी, फीवर भी आ रहा है, एनिमल जो है भारी भारी सांस ले रहा है, तो कई बार ये भी हमें देखने को मिलता है। तो उसमें सपोर्टिव थेरेपी, हमें फ्लूइड्स लगाने पड़ते हैं जैसे DNS D5, और उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जैसे फ्लूनिक्सिन या मेलोनेक्स, उन दवाइयों का इस्तेमाल भी हमें कई कंडीशंस में करना पड़ सकता है। धन्यवाद।